आज आसमान कुछ ज़्यादा ही साफ दिख रहा था। आज बहुत ही तारे थे। वन के सिंह को नींद नहीं आ रहा था, तो वो घर के पास वाले ही नदी के पास चला जाता है। वन के सिंह जब जाता है तो देखता है कि जाओ जिसु पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ है। वन के सिंह थोड़े आगे जाता है तो देखता है कि जाओ जिसु कुछ पी रहा है। वन के सिंह उसके पास बैठ जाता है और कहता है, क्या पी रहे हो तुम? जाओ जिसु वन के सिंह के सामने उस गिलास को ले जाता है और कहता है, शराब तुम पीना चाहोगे? वन के सिंह कहता है, तुम शराब नहीं पीते हो। अपना जाओ जिसु कहता है, कौन कमबख्त कहता है कि मैं शराब नहीं पीता? और ये कहते ही पीने लगता है। जाओ जिसु के बोलने के तरीके से वन के सिंह को पता चल जाता है कि जाओ जिसु ने सच्ची में शराब पी है और अभी पी भी रहा है। वन के सिंह जाओ के हाथ से उस गिलास को ले लेता है और कहता है, तुम्हारी एज नहीं है शराब पीने की। जाओ जिसु फिर से उस गिलास को लेता है और कहता है, अप्स मैं 18 का हूँ, मेरी एज हो चुकी है। अपना वन के सिंह फिर से उस गिलास को लेता है और कहता है, किस किताब में लिखा है कि 18 के बाद लड़के शराब पी सकते हैं? जाओ जिसु उस गिलास को लेता है और कहता है कि किस किताब में लिखा है कि 18 साल के कम इंसान वाले लोग शराब नहीं पीते हैं? शराब पीने की एज किस किताब में लिखी गई है? वन के सिंह कुछ नहीं कह पाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि किस किताब में क्या लिखा गया है। वन के सिंह उस शराब के गिलास को ले लेता है और कहता है, फिर भी तुम नहीं पी सकते। अपना जाओ जिसु बोलता है, क्यों नहीं पी सकता? और इन दोनों के बीच में यही चलता रहता है कि पी सकते हो नहीं पी सकते हो, पी सकते हो नहीं पी सकते हो। और इस गीचातानी में अपना जाओ जिसु अपने वन के सिंह के ऊपर गिर जाता है क्योंकि उसने बहुत ही पी रखी थी। वन के सिंह थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। अभी जाओ जिसु जिस हिसाब से गिरा था ना, उसका सर वन के सिंह के दिल पे ही था। दिल की धड़कनें इतनी तेज सुन के जाओ जिसु हंसता और कहता है, ये कितनी तेज धड़क रही है, ऐसा क्यों? और ये कहते ही वो जाओ जिसु के वन के सिंह के चेहरे पे देखता है। वन के सिंह एकदम शांत होता है, फिर वो जाओ को अपने आप से हटाता है और कहता है, तुम शराब मत पियो, शराब पीने के बाद तुम अजीब से हो जाते हो। अपना जाओ जिसु हंसता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसा हो जाता हूँ, पहली बार पिया हूँ ना, आदत नहीं है पर आदत पड़ जाएगी। अपना वन के सिंह कहता है, बिल्कुल नहीं, शराब पीने की आदत कभी नहीं डालनी है तुम्हें, और तुम पी क्यों रहो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जाओ जिसु कहता है, क्यों 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 मैं क्यों पी रहा हूँ शराब? मुझे खुद नहीं पता, बट मुझे पीना है, मुझे शराब पीना है। सुना है शराब हर दर्द को कम कर देता है। सही कहा यार, दिल में अब कम दर्द हो रहा है, अब कम दर्द हो रहा है। अपने जाओ जिसु की आंखें नम हो गई होती है तो वन के सिंह जाओ के गाल पे हाथ रखता है, उसकी आंखों को ध्यान से देखता है और कहता है, तुम्हें रोना आ रहा है? अपना जाओ जिसु कहता है, मैं नहीं रोता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। बट अपने वन के सिंह को पता चल जाता है कि जाओ जिसु को रोना आ रहा है। वन के सिंह जाओ को हक कर लेता है प्यार से, उसके सर पे हाथ फेरने लगता है और कहता है, रोना है तो रो लो, रोने से इंसान और स्ट्रांग बनता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के सामने रो पाते हैं। ये बात सुनते ही अपने वन के सिंह की आंखों से आंसू आने लगते हैं, वो फूट फूट के रोने लगता है। जाओ जिसु कहता है, माँ की याद आ रही है वन के सिंह, माँ की याद आ रही है। मैं जब भी उदास होता था ना तो माँ मुझे गले से लगा के गाना सुनाया करती थी। वन के सिंह बड़े ही धीमी आवाज़ और प्यारी आवाज़ में कहता है, अच्छा कौन सा गाना? अपना जाओ जिसु कहता है, कोई भी गाना, कोई भी रैंडम सॉन्ग गा देते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी माँ सच्ची मुच्ची की एक एंजल थी मेरी माँ। उनका गाना, उनकी आवाज़, उनका टच मैं बहुत याद करता हूँ, उनका प्यार मैं बहुत ही याद करता हूँ। अब जो अपना वन के सिंह है ना, सडनली गाना गाने लगता है और ये वही गाना रहता है जब स्कूल ट्रिप होती है और जब सबको गाना गाने का बोला हुआ होता है और वन के सिंह ये गाना गाता है और उस समय चीज़ों को याद कर रहा होता है। बट आज का माहौल एकदम अलग था। वन के सिंह वो गाना तो गा रहा था
बट अपने जाओ जिसू के लिए। और यादों में भी सिर्फ जाओ जिसू ही था, जिससे का नाम निशान नहीं था। मेरा यार सजन तू और दिलदार सजन तू, मैनू कोले लुका ले। वैन के सिंह आगे गाता, बट उससे पहले अपना जाओ जिसू गाता है। गल सीने लाले आजा माही। जब जाओ जिसू ने गाया हुआ होता है गल सीने लाले, तब जाओ जिसू ने वैन के सिंह को और भी तेज हक कर लिया होता है। फिर अपना वैन के सिंह आगे का लाइन गाता है, फिर नाच जा माही। फिर जाओ जिसू गाता है, तेरी तरले बाहवा तेनू किंज समझावा। अभी ये दोनों ही मिलके इस गाने को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अपना वैन के सिंह अभी भी जाओ के बाल पे हाथ फेर रहा था और अपना जाओ जिसू अभी भी वैन को हक किया हुआ था। अब ऐसे ही थोड़ी देर बीत जाता है। अपना वैन के सिंह फिर कहता है जाओ जिसू, और अपना जाओ जिसू कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। मतलब जाओ जिसू सो गया है ऐसे ही। वैन के सिंह भी वहाँ से नहीं उठता और उसे ऐसे ही सुलाया रखता है। अब आधी नाइट में अपने जाओ जिसू का नींद खुलता है। जब उसकी नींद खुलता है तो उसको तो सबसे पहले वैन के सिंह दिखाई देता है, जिसके ऊपर वो चांद की रोशनी पड़ रही थी। उसका चेहरा तो जैसे चमक रहा हो, उसकी ठंडी हाथ, उसकी ठंडी सांसें, पानी की वो हल्की हल्की आवाज़, मौसमों का इतना ठंडा होना। जाओ जिसू तो सिर्फ वैन के सिंह को ही देखा जा रहा था। अपने जाओ जिसू की नज़रें वैन के लिप पे थोड़ी देर रुकती है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार वैन के सिंह को किस किया है। उसे वो सारे किसेस याद आ रहे होते हैं। अपना जाओ जिसू की माइंड एकदम ब्लॉक हो गई होती है। वो धीरे धीरे वैन के सिंह के लिप के पास जा रहा होता है। जब वो लिप के बहुत करीब आ गया होता है, तब अपने वैन के सिंह की नींद खुल जाती है। जाओ जिसू वहीं पर रुक गया होता है। वैन के सिंह एकदम हैरान था, पर अपने जाओ जिसू को इतना करीब देख के वो रुकता नहीं है। वो अपने जाओ जिसू को उससे पहले किस कर लेता है। अभी वैन के सिंह जाओ को किस करते करते नीचे लेटा देता है। जाओ जिसू भी नहीं रोक रहा था, शायद वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक किया हुआ था। अब जो अपना जाओ जिसू रहता है वो वैन के सिंह के शर्ट के अंदर हाथ डाल देता है गलती से और उसके पेट को रफ करने लगता है। अपना वैन के सिंह थोड़ा और एक्साइटेड सा हो जाता है। उसके टच मिलते ही तो वो थोड़ा और रफली किस करने लगता है। अपना जाओ जिसू उससे भी रिटर्न में किस किया जा रहा था। वैन के सिंह धीरे धीरे जाओ जिसू के नेक पे पहुंच गया होता है, उसे लिक कर रहा होता है और वहाँ पे सक करके बाइट कर दे रहा होता है। अपने जाओ जिसू की मौन थोड़ी थोड़ी निकलने लगी थी, लाइक उसकी गहरी सांसें अभी बहुत तेज तेज निकल रही होती है। अभी जो अपना जाओ जिसू है ना, उसने शर्ट नहीं टी शर्ट पहना हुआ है, इसलिए अपना वैन के सिंह जाओ जिसू की टी शर्ट के ऊपर अंदर हाथ डालता है, उस टी शर्ट को ऊपर कर देता है और उसके चेस्ट पे, उसकी पूरी बॉडी पे किस करने लगता है। अपना जाओ जिसू की हाथ वैन के सिंह पे बाल पे पहुंच गई होती है। वो अपना शरीर बहुत तेज हिला सा रहा होता है, लाइक गहरी सांसें ले रहा होता है, शरीर उसकी मूवमेंट कर रही होती है। अपना वैन के सिंह तो बस किस किया जा रहा था। फिर वो जब नीचे जाता है तब उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। अभी जाओ जिसू ड्रिंक किया हुआ है, जब उठेगा तो वो उसे मार डालेगा। वैन के सिंह जाओ जिसू से अलग होता है, वो थोड़ा सा उठता है, बट जैसे ही वो जाओ जिसू के चेहरे पे देखता है वो एकदम फ्रीज हो गया होता है। जाओ जिसू ने अपनी एक हाथ अपने लिप पे रखी हुई थी, उसकी आंखों से हल्का हल्का आंसू आ रहा होता है और उसकी गहरी सांस तो थी ही, जिस वजह से उसका जो हेड है ना ऊपर नीचे हो रहा होता है। अभी वैन के सिंह के लिए जाओ जिसू इतना अट्रैक्टिव लग रहा होता है कि वो वहीं पे फ्रीज हो जाता है, वो कुछ कर ही नहीं पाता। अपना जाओ जिसू तो पहले गहरी गहरी सांसें लेता है और वैन के सिंह को ही देख रहा होता है। वैन के सिंह फ्रीज था, वो कुछ नहीं कर रहा था। जाओ जिसू अचानक से उठता है, वैन के सिंह का गर्दन पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। और पीछे साइड में पानी था, जिस वजह से अपने वैन के सिंह की बाल एकदम पानी के अंदर चली गई होती है, उसका आधा सिर पानी में था। अब भी अपने जाओ जिसू ने वैन के सिंह का गला थोड़ा तेज पकड़ लिया था। वैन के सिंह कहता है
क्या कर रहे हो तुम? अपना जाओ जिसको कहता है, पता नहीं। और ये कहते ही वो वैन केजिंग को किस करने लगता है, बट वैन केजिंग जाओ जिसू को अपने आप से अलग करने की कोशिश करता है, क्योंकि जाओ जिसू इस समय ड्रिंक किया हुआ है। अगर उन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो अपना जाओ जिसू ड्रिंक उतरते ही गिल्ट में चला जाएगा और वैन केजिंग से भी फिर नफरत करेगा, और वैन केजिंग ये चाहता नहीं है। बट वैन केजिंग जैसे ही हाथ हटाने के लिए अपना हाथ उठाता, अपना जाओ जिसू वैन केजिंग का गला छोड़ के उसके दोनों हाथ को वाटर के अंदर डिप कर देता है और उसको ना बहुत किस कर रहा होता है ब्रूटली तरीके से, एकदम खून निकाल देने जैसा। और करेगा भी क्यों नहीं। अपना जाओ जिसू एक वुल्फ जो है, उतना कुछ अडल्ट सीन नहीं है, बट अगर आप कान में एयरफोन लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मतलब इतना सब कुछ शेयर करने के बाद बोल रही हूँ, बट प्लीज़ कान में एयरफोन लगा लीजिए। अभी जो अपना जाओ जिसू है वो वैन के गर्दन से लेके कान तक लिक करता है, कान पे बाइट करता है, फिर उसके हाथ छोड़ के उसकी जो नेक होता है ना उसे हल्का सा दबाता है और उसको बहुत तेज पुश कर रहा होता है और उसे किस कर रहा होता है। मतलब जो वैन केजिंग किस करता है वो तो बहुत ही जेंटल था, बट जाओ जिसू बहुत ही ब्रूटल था। शायद वो वुल्फ था या फिर वो भी होश में नहीं है, इसलिए अब अपना जाओ जिसू अपने वैन केजिंग के कान पे वापस से बाइट करता है और इस बार खून निकाल देता है। वैन केजिंग कुछ बोलना चाहता था, बट जाओ जिसू वैन केजिंग के मुंह पे हाथ रख देता है और कुछ भी बोलने नहीं देता। जाओ जिसू फिर वैन केजिंग के शर्ट के बटन खोलने लगता है। वैन केजिंग ने शर्ट ही पहनना था। वैन केजिंग रोकने की कोशिश करता है, बट जाओ जिसू इस समय एकदम वुल्फ बन गया था, रियल वाला। वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे किस कर रहा था, शक कर रहा था। अभी अपना जो जाओ जिसू है ना वो तो वैन केजिंग के पैंट भी खोल देता है। वैन केजिंग रोकने की कोशिश करता है, बट अपना जाओ जिसू कहाँ रुकता है। अभी अपना वैन केजिंग बॉक्सर में था, जाओ जिसू अपने भी पैंट खोल देता है। वैन केजिंग एकदम घबरा जाता है, वो दूर जाने की कोशिश करता है, बट जाओ जिसू वैन केजिंग का पाँव को लेके अपने कमर पर रैप कर देता है और उसको प्लेजर देने लगता है हाथों से। अपना वैन केजिंग इस समय अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब जाओ जिसू की भी सांसों की आवाज़ थी। वैन केजिंग तो अपना मौन ही कर रहा था। वैन केजिंग बिल्कुल जेंटल नहीं था, वो तो एकदम रफली कर रहा था। अपना वैन केजिंग अपने कंट्रोल में नहीं था, इसलिए वो पासा पलट देता है। वो अपने जाओ जिसू को नीचे कर देता है और उसे प्लेजर देने लगता है। अभी वो दोनों ना एकदम ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे की रजामंदी से वो ये सब कर रहे हैं। भले ही जाओ जिसू ड्रिंक में है, बट फिर भी अपना जाओ जिसू ड्रिंक में है और वैन केजिंग तो इस समय कंट्रोल में ही नहीं है। अब उन दोनों को इंटीमेट होने दो यार। किसी के लव लाइफ में ऐसे घुसते नहीं है ना, किसी के बेड में ज़्यादा नजरें नहीं देनी चाहिए। और पर ये बात ना कोई लागू नहीं कर रहा था। दूर खड़ी जिससे खड़ी नहीं बैठी जिससे ये सब देख रही होती है कि स्माइल के साथ। उसके चेहरे में स्माइल तो था, बट थोड़ा सा गुस्सा भी था। अपने चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो चांद को देख रहा होता है और अपने हाथों को देख रहा होता है। चैंगलिंग अपनी मुट्ठी बंद करता है, दिल पे हाथ रखता है और मन में ही कहता है, कौन हूँ मैं, मेरी मम्मा कौन है। और जैसे जिससे ने बोला कि अगर मेरी माँ लुई है तो उनका पति वुल्फ है, मेरे अंदर टेलीपोर्टेशन की शक्ति कैसे आई। चैंगलिंग अपने आप से ही सवाल किया जा रहा था। अब हमें लुई को दिखाया जाता है, अपनी झांग लुई को, जो अपने महल के खिड़की के पास बैठी हुई थी। वो बाहर ही देखी जा रही थी। लुई अपने पहले प्रेमी को याद करती है। लुई एक जूई नाम के लड़के से बहुत ही प्यार करती थी और उसके पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी। लुई जब रानी बनी थी ना, तब उसने सोचा था कि वो जूई से शादी करेगी, बट जूई लुई को छोड़ के चला गया था। जूई बिना कुछ बोले लुई को छोड़ के चला गया, और वो जब छोड़ के गया था ना, तब लुई उसकी बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब वो सोच ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि अगर उसके पापा को पता चलता कि उसने किसी लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाया है और वो माँ बनने वाली है, तो उसे राजा के पद से हटा दिया जाएगा, रानी के पद से हटा दिया जाएगा और इसकी बहुत बदनामी होगी और उसकी माँ को भी उसके पापा कुछ कर देंगे।
क्योंकि अपने लुई के पापा बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और अभी तो लुई के पापा मर चुके हैं, बट ये बात पहले लुई की है ना। एकदम परेशान थी, वो किससे कहे उसे समझ में नहीं आ रहा था। और उस मोमेंट में अपने लुई के लाइफ में अपने झाओ जिंग आए थे। वो सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त ही थे उस समय, बट एक बार लुई ने ड्रिंक कर लिया था और वो ड्रिंक करके ही सब कुछ झाओ जिंग को बता दी होती है। झाओ जिंग फिर बोलता है कि वो दोनों शादी कर लेंगे, फिर ये जो बच्चा होगा वो तो उसका नाम हो जाएगा ना, कि झाओ जिंग का बच्चा है। लुई मानने के लिए तैयार नहीं थी, पर झाओ जिंग बहुत ही जिद करते हैं। लुई इस मोमेंट में सेल्फिश बन जाती है। वो नहीं चाहती थी कि उसको उसके पद्दी से हटाए, क्योंकि वो जानती है कि लुई एक बार जब हट गई ना, तो ये जो पूरा जगह है एकदम मैसी हो जाने वाला है। उसकी वजह से ही डीमन वर्ल्ड में जैसे कि क्रांति आई थी कि कोई किसी का खून नहीं कर सकता। लुई अपने पद से नहीं हटना चाहती थी, क्योंकि वो अपने प्रजा के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी। इसलिए वो झाओ जिंग से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, बिना ये सोचे कि वो झाओ जिंग से कभी प्यार नहीं कर पाएगी, उसके साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बना पाएगी, उससे खुश नहीं रख पाएगी। लुई झाओ जिंग से शादी कर लेती है और फिर 9 महीने बाद उसका बच्चा भी हो जाता बट है। वो बच्चा अपने पास रख नहीं सकते थे, क्योंकि उसके जो पापा हैं उनको पता चल जाता है कि किसके पास क्या शक्ति है। मतलब उनकी शक्ति ही यही है कि वो दूसरों की शक्ति पता लगा सकते हैं। लुई एकदम घबरा गई थी, क्योंकि जैसे ही उनके पापा को पता चलता कि उसके बेटे के पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति है, तो वो समझ जाएंगे कि ये बच्चा झाओ जिंग का नहीं है, और फिर वो उस बच्चे को मार डालेंगे ताकि समाज में उनकी थू थू मैं ना हो। इसलिए लुई चुपचाप अपने नॉर्मल वर्ल्ड में जाती है और एक लड़की को चैंगलिंग संभालने को दे देती है। अपनी लुई उस औरत से कहती भी है कि उसकी जो ये बच्चा है बहुत ही प्यारा है, खुदा का देन है, और उसको संभालने को बोलती है, और उसे बहुत पैसा भी दी हुई होती है ताकि वो उसे संभाल सके। और ये औरत और कोई नहीं, चैंगलिंग की दूसरी मम्मी है। मतलब जो चैंगलिंग सोचता है ना उसकी मम्मी, वो अब ही अपने है। लुई ने तो बहुत ही पैसे दिए होते हैं चैंगलिंग को संभालने के लिए, बट वो औरत अपने सारे पैसे घुमा देती है। जैसे ही लुई वहाँ से जाती है और वो चैंगलिंग को लेके अपने घर जाती है, तो उसके सारे पैसे वहाँ के लोग लूट लेते हैं, लाइक चोर लूट लेते हैं। अब उस औरत ने वादा किया था कि वो चैंगलिंग को संभालेगी, इसलिए वो चैंगलिंग को छोड़ना नहीं चाहती थी, और उसने चैंगलिंग का मरते दम तक साथ दिया। और आई होप आपकी डाउट क्लियर हो गई हो कि चैंगलिंग नॉर्मल वर्ल्ड में कैसे गया और उसकी माँ लुई क्यों है, और अगर है तो उसके पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति क्यों है, क्योंकि झाओ जिंग उसका वो है ना, पति है ना। तो सारे डाउट क्लियर हुए, और मुझे पता है कि मैंने बहुत शॉर्ट में इसे समझाया है, बट आई होप आप इसे एडजस्ट कर लें, क्योंकि मुझे इस स्टोरी को जल्दी ख़त्म करना है, तो मैं साइड कैरेक्टर की स्टोरी शॉर्ट में ही समझाना चाहती हूँ। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। अपने झाओ लुई को दिखाया जाता है, जो अभी भी विंडो पे थी। वो अपने मन में ही बोलती है, काश तुम ठीक हो बेटा, काश तुम ठीक हो, काश मैं तुमसे कभी मिल पाती। लुई की आंखों से हल्की सी आंसू गिरती है। हमें नॉर्मल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपनी गुजियान ऐसे ही पागलों की तरह बारिश में भीग भीग के चल रही थी। हाँ जी, आज भी बारिश आ रहा था। गुजियान के दिमाग में काऊ वेनिंग के साथ गुजरा हुआ हर एक पल आ रहा था। उसको बहुत ही रोना आ रहा था कि कैसे हो सकता है, काऊ वेनिंग क्यों तैयार हुआ फिर माडा का वेसल बनने के लिए, क्यों। अपनी गुजियान ऐसे ही चलते चलते अपने बाई के महल के सामने आ जाती है। बाई का घर बाहर से तो छोटा दिखता है, बट अंदर से एकदम महल ही है, रिच मैन। गुजियान अपने बाई के घर के गेट के सामने खड़ी थी और कुछ बोल नहीं रही थी। उसकी आंखों के आंसू दिख भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो बारिश से मिक्स हो गए थे। गुजियान घर का गेट बजाना चाहती थी, बट उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। वो गेट के सहारे ही बैठ जाती है, मतलब दीवार के सहारे बैठती है, गेट उसके ठीक पास में रहता है। गुजियान ऐसे ही काफ़ी देर तक बैठी हुई रहती है। वो भीग रही होती है, वो बीमार पड़ जाएगी इस बात का भी उसे टेंशन नहीं था। अब अचानक से बाई के घर का गेट खुलता है, और वहाँ पे अपना प्रिंस रहता है। प्रिंस अम्ब्रेला लेके आया था, गुजियान के सर पे रखता है और कहता है,
कब से हो तुम यहाँ पे? कितनी भीग गई हो। अगर मैं देखता नहीं कि गेट के पास कोई है तो तुम ऐसे ही भीगती रहती ना, पागल। गुरजान एक आधी लाश की तरह अपने प्रिंस के चेहरे पे देखती है। अपनी गुरजान ने जैसे ही मुंह ऊपर किया था, प्रिंस कहता है, तुम रो रही हो? तुम रो क्यों रही हो? तुम मत रो। और ये कहते ही उसके आंसू साफ करने के लिए उसकी गाल पे हाथ रखता है और उसका चेहरा साफ करता है। गुरजान बट प्रिंस से कुछ नहीं कह रही होती है, तो प्रिंस कहता है, कोई बात नहीं, बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो हम बता नहीं सकते। तो मैं समझ सकता हूँ, हमारे भाई सर भी बहुत ही उदास हैं, हमेशा रोते रहते हैं, उन्हें भी टेंशन है कि किसी की जान ना चली जाए। ये बात सुनते ही गुरजान प्रिंस को देखने लगती है। अपना प्रिंस कहता है, तुम्हें पता है भाई सर को लगता है कि कोई इंसान डीमनों को बेवकूफ़ बना के वापस से पहले वाला आतंक मचाना चाहता है, फिर से बार डीमनों पे होना चाहता है, इंसानों पे नहीं। अब देखो अपने भाई सर अपने लोगों को बचाने के लिए कितने टेंशन में हैं और मैं कुछ कर ही नहीं पाता। तुम सब कुछ ना कुछ कर रहे हो उसे पकड़ने के लिए, तुम भी थोड़ी बहुत जानकारी दे देती हो, बट मैं कुछ नहीं कर पाता। तुम ही देखो, चैंगलिंग मेरे से छोटा है, फिर भी वो डीमन वर्ल्ड में गया है। और ये छोड़ो, अपनी वुल्फ की सियालियाँ, वो भी कोई भी डीमन दिखता है उनके दिमाग से जानकारी निकालने लगती है, बट मैं कुछ नहीं कर पाता। रोना तो मुझे चाहिए, तुम बहुत कुछ कर रही हो, तो तुम क्यों रो रही हो? अभी जो गुलशन रो रही थी ना, एकदम साइलेंट रो रही थी, बट अब उसकी सिसकी निकलने लगती है। वो काव वेनिंग नहीं, अपने प्रिंस को गले लगा लेती है और रोने लगती है। प्रिंस कहता है, ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें? अब अचानक से वहाँ पे भाई आ जाता है और कहता है, क्या चल रहा है ये सब? तुम्हें भीगने का मूड है क्या? क्योंकि गले लगाते ही जो अपने प्रिंस के हाथ का अम्ब्रेला होता है वो नीचे गिर गया होता है। भाई उस अम्ब्रेला को उठाता है, उन दोनों के ऊपर कर देता है और कहता है, चलो अंदर। अब अपनी गुलशन भाई की तरफ देखती है। भाई कहता है, इतनी कमीनी लड़की रो रही है, सोचने की बात है, पक्का कुछ कांड हुआ है। और ये कहते ही गुलशन को हाथ देता है, उठाता है और अंदर ले जाने लगता है। प्रिंस कहता है, आपने मुझे हाथ नहीं दिया। अपना भाई कहता है, तुम्हें तो अपना दिल दे चुका हूँ, हाथ देने की क्या ज़रूरत है। और ये कहते ही स्माइल करके अंदर चला जाता है। प्रिंस का एकदम चेहरा लाल हो जाता है, वो अपना नज़रें नीचे कर लेता है, ब्लश करता है और अंदर चला जाता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। अपने भाई ने अपने गुरजान के सर पे टॉवल रख दिया था और उसे एकदम क्लीन कर दिया था, मतलब आग के पास रखा था, जिस वजह से उसका जो शरीर है ना गर्म हो जाए। उसके पास लेडीज़ के कपड़े नहीं थे और अभी मूवमेंट ऐसा था कि वो कपड़ा चेंज करने के लिए बोल ही नहीं पाया। अपनी गुरजान ने सब कुछ बता दिया होता है कि वो इतना रो क्यों रही है। अपना भाई बोलता है, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, अगर काऊ क्लैन ही ऐसा करेगी तो पूरा तबाह हो जाने वाला है। काऊ क्लैन शुरू से ही डीमनों से नफरत करती है। एक ही लड़की थी जो डीमनों से प्यार करती थी, जो अपनी वैन केसिंग की गर्लफ्रेंड बनी थी। उसके बाद से उसके क्लैन के सारे लोग अपने डीमन से नफरत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वही इतना पागल है, वो किसी की बातों में कैसे आ गया। अपना भाई कहता है, हमें काऊ वेनिंग को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो फिर से डीमन तबाह हो जाएगी। उस दिन, उस रात, वो किरमाटा वाले रात सबने बहुत कुछ खोया है। और अपना भाई अपने एक हाथ को देखता है जो कट गया हुआ होता है। अपना भाई जब अपने हाथों को देख रहा होता है ना, तो प्रिंस भी भाई की उसी हाथ को देखता है। अपनी गुरजान शांत होती है, आंसू साफ करती है और कहती है, मैं काऊ वेनिंग से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको मरता देखना नहीं चाहती, बट मैं अपने दोस्तों को भी मरता हुआ नहीं देख सकती, जो गलत है उसे मरना पड़ेगा। और ये कहते ही अपने मैजिक से, अपने ब्लड से ना एक चीज़ बनाती है, और उस चीज़ से ना, मतलब उसके ब्लड से एक जगह का नाम लिख दिया गया था। अपना भाई बोलता है, ये क्या है? अपनी गुरजान बोलती है, एक बार हम जब डीमनों को मारने गए थे तब काऊ वेनिंग हमसे अलग हो गया था, वो हमें मिल नहीं रहा था, मैं बहुत टेंशन हो गई थी, इसलिए फिर मैंने उस पर मैजिक किया था। अब वो जहाँ पे भी रहेगा उसका एड्रेस मेरे पास आ जाएगा। और अभी जहाँ पे काऊ वेनिंग था ना, वो एड्रेस अपनी गुरजान के पास था। अपनी गुरजान कहती है,
इस एड्रेस में काऊ वेनिंग है, हमें उसे पकड़ लेना चाहिए। अपना भाई कहता है मैं अभी अपना आदमी भेजता हूँ। अपनी गुरजान कहती है मैं भी जाना चाहूँगी। अपना भाई कहता है ठीक है, क्यों नहीं। और ये कहते ही अपने आदमियों को काऊ वेनिंग के पीछे जाने के लिए बोलता है। अपना प्रिंस चुपचाप उन दोनों को ही देखा जा रहा होता है। अब हमें अपने वुशी और युवान को दिखाया जाता है। उन दोनों के पास शियालियांग आई थी। शियालियांग एकदम भीग गई होती है। वुशी एकदम बहुत गुस्से में था और कहता है तुम पागल हो, कल भी आ सकती थी ना, इतने बारिश में क्यों आई। अपनी शियालियांग कहती है अपडेट देने के लिए मैं जितने भी डेमंड से मिली हूँ वो सब के सब बोल रहे हैं कि वो किसी भी कर्माड़ा के ग्रुप से नहीं मिले हैं, शायद नाम चेंज कर रखा होगा सर। और ये सभी उनके बीच में बात चलती रहती है। अभी जो अपनी शियालियांग है ना, वो दिमाग के साथ खेल सकती है, दिमाग के अंदर क्या है वो पढ़ सकती है, उस मेमोरी को चेंज कर सकती है। इसलिए उसे काम मिला है कि जितने भी डीमन हैं उनके दिमाग में झांकना है और देखना है कि वो किसी ना किसी किरमाड़ा के, ऐसे ना किरमाड़ा के कल्ट से जुड़े हो या फिर किसी भी कल्ट से जुड़े हुए हों जो किरमाड़ा को आज़ाद करवाना चाहती है। बट शियालियांग को एक भी ऐसा डीमन नहीं मिला अपनी है। शियालियांग जाने की बात करती है। युवान कहता है कि तुम आज यहीं पे सो जाओ क्योंकि बारिश बहुत है। शियालियांग के मना करने पे भी अपने वुशी और अपना युवान बहुत जिद कर रहे होते हैं, इसलिए शियालियांग उनके घर में ही सो जाती है। अपने वुशी और युवान एक दूसरे से ही बातें कर रहे होते हैं। अपना वुशी कहता है युवान एक बात सुनो ना, दिल में कब से है। युवान कहता है बोलो। वुशी कहता है इतने साल हो गए हैं, माना मैं लड़का हूँ बट मुझे भी एक बेबी चाहिए। अपना युवान कहता है तुम इंटीमेट होना चाहते हो क्या? 1 महीने पहले ही तो हुए थे। अपना वुशी कहता है नॉट किडिंग यार, मैं चाहता हूँ कि हम किसी बच्ची को गोद लें और वो बच्चा शियालियांग हो। क्या हम उसे गोद ले सकते हैं? उसके तो पेरेंट्स नहीं है ना। अपना युवान स्माइल करता है और कहता है सच बोलूँ तो मैं भी यही सोच रहा था कि हम शियालियांग को गोद ले लें। अपना वुशी कहता है सच्ची? युवान कहता है हाँ, अब तुम हाँ बोल रहे हो तो कल ही हम शियालियांग से बात करेंगे। वुशी बहुत खुश हो जाता है, अपने युवान पे कूद जाता है और कहता है थैंक यू सो मच, और उसके लिप पे किस करता है। अपना युवान फिर वुशी के बालों पे हाथ फेरता है और उसे हग कर लेता है। कमेंट करना मत भूलना और अब मैं स्टार्ट करती हूँ। कहानी स्टार्ट होती है फई के जेल से। वहाँ पे बाई आ गया होता है और उसका बाल पकड़ता है और कहता है तुम्हारा तो बैंड बजने वाला है फई, तुम्हारा लीडर हमें पता चल गया है। अभी वहाँ पे प्रिंस भी था। प्रिंस साइड में ही खड़ा था हमेशा की तरह। फई कहता है हमारा लीडर कौन है तुम सोच भी नहीं पाओगे। अब बाई अपने जेब से फोटो निकालता है, उसके चेहरे के पास रखता है और कहता है यही है ना तुम्हारा लीडर। फई घबरा जाता है और कहता है नहीं, ये हमारा लीडर नहीं है। फई के चेहरे पे साफ साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। बाई स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे लीडर को हमारी प्यारी गुरजान पकड़ने गई है, वो तो अभी तुम्हारे साथ होगा। इसी केव में तुम दोनों मर जाओगे, तुम्हारी हड्डियां तक गल जाएगी इसी केव में। अब जो फई रहता है वो बाई के पाँव पे मारता है, उसके हाथ से अपना शरीर छुड़ाता है और जाके प्रिंस के गला दबा देता है और कहता है अगर मेरे बॉस को कुछ भी हुआ तो ये तुम्हारा असिस्टेंट है ना जान से जाएगा, मार डालूंगा मैं इसे। भाई की आंखें रेड हो जाती है। वो कहता है फई प्रिंस को छूना भी मत। फई कहता है छू तो रहा ही हूँ मैं इसे और मार भी डालूंगा अगर मेरे बॉस को कुछ हुआ। बाई हाथ ऊपर करता और कहता है ठीक है तुम प्रिंस को छोड़ो। फई कहता है तुम अपने आदमियों को बुलाओ, और ये कहते ही केव से बाहर निकलने लगता है। अब अपना प्रिंस थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था बट वो अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाता है और अपने पाँव को ट्विस्ट करता है और फई के हाथों के बीच में अपना हाथ ले जाता है और एक तेज सा हाथ से मारता है और उसके हाथों से दूर हो जाता है। अब अपना प्रिंस जैसे ही फई के हाथों से छूट गया था, बाई फटाफट फई के पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है। फई अभी हवा में था और बाई ने उसका गला पकड़ रखा था। प्रिंस साइड हो जाता है। बाई कहता है तुम मरोगे, तुम्हारा लीडर मरेगा, दोनों मरोगे तुम। वैसे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या लगता है काऊ वेनिंग तुम्हारा साथ देगा?
वो डीमनों का साथ देगा? बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारा यूज़ करके डीमनों को मारना चाहता है। अपना फई की सांसें घुट रही थी, बट वो अस्तार कहता है, मुझे पता है कि वो डीमनों को ही मारना चाहता है और मैं उसके साथ हूँ और साथ रहूँगा भी। हम जैसे डीमनों को मर जाना चाहिए। हम डीमन जीने के काबिल नहीं हैं। बाई एकदम हैरान था कि फई को पता है कि काउ वेनिंग अपना जो है वो डीमनों को ही मारेगा, फिर भी फई उसके साथ में है। बाई और कुछ करता उससे पहले एक गार्ड आता है वहाँ का और कहता है, भाई सर, गुरजान का संदेश आया है, काउ वेनिंग वहाँ से भाग गया है। अपना फई हंसता है और कहता है, वो कभी भी तुम्हारे हाथ तो नहीं आएगा। वो मजे से सोएगा और तुम्हें सोने नहीं देगा। और ये कहते ही फई हंसने लगता है। अपना बाई फई का गला पकड़ के वापस केव में फेंक देता है। मतलब गला तो वो पकड़ा हुआ ही था, अब उसको ये पकड़ के केव में फेंक देता है और प्रिंस से कहता है केव को लॉक कर दे। प्रिंस फटाफट केव को लॉक कर देता है। अब अपने गुरजन को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ी थी। वो जगह बहुत ही आलीशान था, क्या बेड था, एकदम कंफर्टेबल। गुरजन उस बेड के पास वाले ड्रॉवर में जाती है तो देखती है उसके ऊपर ना अपने काउ वेनिंग की फ़ोटो पड़ी है। वही वही मास्क को अपने हाथ में ले रखा है और नीचे बड़े स्टाइल से बैठा है। अपनी गुरजन उस बिस्तर को छूती है और कहती है, मुझे एहसास हो रहा है कि तुम यहाँ पे थे, तुम इसी बेड पे सो रहे थे, तुम यहीं पे थे, तुम चले गए। गुरजन अब काउ वेनिंग का एक बड़ा सा फोटो देखती है जिसके आसपास बहुत, मतलब ऐसा ना, काउ वेनिंग बीच में बैठा है, उसके आसपास बहुत से पाँव हैं और उसने वही मास्क को लेके वो ऊपर देख रहा है। मतलब वो ऊपर वाले कैमरे से फ़ोटो क्लिक करवाई गई है। गुरजन उस फोटो को देख के बहुत ही गुस्सा कर रही थी। वो मैजिक से उस फोटो को फोड़ देती है, कांच था ना, उस कांच को तोड़ देती है और फ्रेम को नीचे गिरा देती है। गुरजन फिर मैजिक करती है ये जानने के लिए कि काउ वेनिंग कहाँ है, बट काउ वेनिंग का एड्रेस पता नहीं चल रहा होता है। मतलब गुरजन ने जो काउ वेनिंग पे मैजिक किया था वो मैजिक काउ वेनिंग ने तुड़वा दिया है या फिर खुद तोड़ दिया है। गुरजन अपने हाथ को बहुत तेज झटकती है और चिल्ला के बोलती है, काउ वेनिंग कहाँ हो तुम? और अब हमें काउ वेनिंग को दिखाया जाता है जो एक और आलीशान कमरे में सो रहा होता है। वो मज़े से अपने सर पे हाथ रख के सोया हुआ रहता है। बेड वैसे ही कंफर्टेबल था। अभी भी ड्रॉवर के पास में एक फ्रेम था जिसमें काउ वेनिंग की सेम टू सेम वैसी फ़ोटो थी। आप काउ वेनिंग अपने नींद से उठता है, अपने उबासी ले रहा होता है और अपने आँखों को रफ कर रहा होता है और वो अपने फ़ोटो को देखता है और ये सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें अपना डीमन वर्ल्ड दिखाया जाता है। अपने वैन और जाओ इंटीमेट होके वहीं पे सो गए होते हैं। अभी अपना जो जाओ है वो वैन के हाथों में सो रहा था और उसका एक हाथ वैन के चेस्ट पे भी था। अब जाओ जिसू की आंखें खुलती है, उसकी आंखें खुलते ही उसे सीधा वैन दिखाई देता है। जिसू पहले कुछ सोच नहीं पा रहा होता है और ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा होता है। तभी अपने वैन की नींद खुलती है। वैन की आंखें जैसे ही खुलती है तो उसकी आंखें उस समय रेड थी, मतलब वैम्पायरों वाली आंखें थी। अपना जाओ जिसू उस आँख को देख के होश में आता है और उसके जो अंदर का गुस्सा है ना वो बाहर निकल आता है। अपना जाओ जिसू दूर होता है वैन केजिंग से और कहता है, ये क्या किया तुमने? अपना वैन केजिंग कहता है, मैंने? तुम भी कर रहे थे मेरे साथ जो मैंने किया। जाओ जिसू कहता है, मैंने ड्रिंक किया था। तुम तुम लोग वैम्पायर हो, तुम ऐसे ही होते हो, सारे वैम्पायर ऐसे ही होते हैं। अब जाओ जिसू वहाँ से चला जाता है। जाओ जिसू भी और कुछ रिएक्ट नहीं करता है, बट वो गुस्से में था, बट और कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि माना जाओ जिसू नशे में था, बट वैन किसिंग ने बहुत रोकने की कोशिश की थी यार। अब अपना जाओ जिसू अपने उस ड्रेस को पहन लेता है और जिससे के साथ रहता है ना वो, तो उसके घर में, तो चिस्सी के घर में चला जाता है। जिससे उसे गेट पे ही मिलती है जो उसे देख रही होती है एक अजीब से स्माइल के साथ। जाओ जिसू उसको इग्नोर कर देता है और एक साइड में जाके बैठ जाता है। जाओ जिसू अपना हाथ अपने सर पे रखा हुआ था और उसको उसके नाइट की सारी बातें याद आ रही थी। बातें याद करते ही जाओ जिसू एकदम शांत रहता है।
वो अपने नेक को छू रहा होता है जहाँ पे वैन केजिंग उसे किस कर रहा था। जाओ जिसू को अब सारी बातें याद आ रही होती है और उसके चेहरे पे कोई ऐसा घिनौना रिएक्ट नहीं था या फिर गुस्सा, बट जैसे ही जाओ को वैन की वो रेड आइस याद आती है, मतलब उसका वैम्पायर वाला साइड याद आता है, तो वो गुस्सा हो जाता है। जाओ जिसू फटाफट अपने शरीर को ऐसे ना रफ करने लगता है। उसकी चमड़ी खुद से ही, खुद के नाखून से खुद की चमड़ी नोच रहा होता है, पूरी खून निकलने लगती है। अब जाओ जिसू ऐसी ही हरकत कर रहा होता है, तभी वहाँ पे चैंगलिंग आ जाता है। जाओ जिसू को ऐसा करते देख के वो चिल्लाता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, खुद को ही चोट कौन बचाता है। और ये कहते ही जाओ जिसू की चोट को हिल करने लगता है। वैन केजिंग अभी भी झील के पास था, उसने ड्रेस पहन लिया होता है। वो जाओ जिसू का सुबह वाला रूप से थोड़ा सा अपसेट रहता है। वो जानता है कि अब जाओ जिसू उससे बात नहीं करेगा। वो ऐसे ही उदास खड़ा था, तभी वहाँ पे चिस्से आती है और वैन केजिंग को पीछे से हक कर लेती है। वैन केजिंग चिस्से को अपने आगे रहता है और उसको थोड़ा साइड कर देता है। चिस्से कुछ नहीं कहती है, चिस्से कहती है, कल जो भी तुमने किया मैंने देख लिया था, कैसा लगा, मज़ा आया, प्लेजर मिला, मेरे से ज़्यादा प्लेजर मिला या फिर कम मिला। अपने वैन केसिंग अभी इन सब बातों के मूड में नहीं था, उसका दिमाग ख़राब था। वो कहता है, जिसे प्लीज़ अभी कुछ मत बोलो। जिसे कहती है, ओके ओके ठीक है। जिससे वैन केसिंग थोड़ी देर ऐसे ही शांत है, जिससे फिर थोड़ा सा अजीब सा चेहरा बनाती है और कहती है, आज उसके लिए बहुत ख़ास दिन है, तो प्लीज़ उसका मूड सही कर देना जाके। वैन केजिंग कुछ कहता है, उससे पहले चिस्से वहाँ से चली जाती है। अब हमें रूपमती को दिखाया जाता है जो टेबल पे खड़ी होके घर की डस्ट साफ कर रही होती है। अभी रूपमती गिरने ही वाली थी, तभी चिस्से उसको गोद में ले लेती है। अपनी चिस्से कहती है, ध्यान से काम नहीं कर सकती तो। रूपमती सॉरी बोलती है, जिसे रूपमती को नीचे उतारती है। अभी रूपमती के बाल में ना कचरे पड़ गए होते हैं। अपनी चीज़ से उस कचरे को साफ करती है और कहती है, अपना ख्याल रखा करो, बच्चों जैसी हो तुम। और ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। रूपमती और कुछ नहीं कहती। अब खाने का समय हो गया होता है, सब एक साथ में बैठे हुए थे। अपना वैन केजिंग जाओ की तरफ ही देखा जा रहा होता है। जाओ अपना खाना खा रहा होता है। जाओ की नज़र एक मोमेंट के लिए वैन पे टिक जाती है, बट उसके हाथ पे वो जो खून का गिलास था उसको देख के उसकी नज़रें वापस हट जाती हैं। अपना चैंगलिंग इस बात को देख रहा होता है, मतलब वो उन दोनों को नोटिस कर रहा होता है। अभी रूपमती खाना खा रही होती है, उसके गले में खाना अटक जाता है और वो खांसने लगती है। जिससे उठती है, उसके शरीर पे हल्का हल्का हाथ फेरती है और उसे पानी पिलाने लगती है। और अपना चैंगलिंग ये भी देख रहा होता है। चैंगलिंग उन चारों को देखता रहता है, बट कुछ कहता नहीं है, फिर कुछ बोलता नहीं है। अब कट टू सीन, हमें राजकुमार को दिखाया जाता है जो चिस्से के पास आए होते हैं उसके बंकर में उससे मिलने के लिए। जिसे बंकर में बड़ी सेक्सी अंदाज में बैठी हुई थी, मतलब उसके ड्रेस, उसका लुक बहुत ही सेक्सी लग रहा था। अपना राजकुमार एक लड़की को लेके आए थे। वो कहते हैं, इसी लड़की को तुम निकालना चाहते थे ना। जिससे बड़े प्यार से राजकुमार के पास जाती है, उसके गर्दन पे हाथ रखती है और कहती है, जी इसी को निकालना चाहती थी मैं। अब जिसे कहती है, रूपमती जरा आओ तो सही। अब रूपमती उस बंकर में आती है, जिसे कहती है, इसे यहाँ से ले जाओ, अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ। रूपमती स्माइल करती है और उसको वहाँ से ले जाती है। अब जिससे कहती है, ठीक है, अब मैंने जो बोला था तुमसे मैं दूंगी। और राजकुमार जैन स्माइल करते हैं, जिससे राजकुमार जैन को एक टेबल पे बैठाती है और अपना एक पाँव राजकुमार जैन के ऊपर रखती है। जिन ये सब देखा जा रहा था बस, और वो बहुत स्माइल कर रहा होता है। अभी जो अपनी चीज़ से है एक रुमाल निकालती है और जिन की आंखों को बंद कर देती है। जिन कहता है, ये क्या कर रही हो। अपनी चीज़ से राजकुमार के लिप पे हाथ रखती है और कहती है, कुछ नया सीखा है मैंने, बस तुम पे आजमा रही हूँ। और ये कहते ही जिस अपने जो राजकुमार जी ने ना उसके चेस्ट पे हाथ फेरने लगती है, मतलब कपड़ों के अंदर। अब जिससे ना राजकुमार के साथ फ्लर्ट करती है, उसको छूती है, गहरी गहरी सांसें लेती है ताकि वो ठरकी बुढ़ा और ठरकी हो सके। अभी चीज़ से बीच में रुक जाती है। राजकुमार जैन की तो इतने में ही सांसें थोड़ी सी ऊपर हो गई होती है। वो कहता है,
कहाँ जा रही हो तुम? जिसे कहती है बस मैं अभी आती हूँ, और ये कहते ही जिससे चली जाती है। राजकुमार जिनकी आंखों में अभी पट्टी थी, वो कब से वेट कर रहा था कि जिससे कब आएगी। अब किसी की कदमों की आहट आती है अपनी। राजकुमार जिन कहते हैं जिसे तुम आ गई। अभी ना राजकुमार जिन के गर्दन पे एक बहुत सा भारी सा चीज़ पड़ता है अपना। राजकुमार जिन उससे जब छूता है तो वो कुछ लोहे जैसा था। राजकुमार जिन जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने जिससे नहीं, एक लड़का खड़ा है, और वो लड़का और कोई नहीं, अपना जाओ जिसू था। राजकुमार जिन बोलते हैं जिससे कहाँ है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से और चिस्सी को भेजो। अपना जाओ कहता है क्यों? मैं तो तुम्हें यहाँ पे मज़े देने आया हूँ। अपना राजकुमार जिन बोलता है नहीं, मुझे लड़कों का शौक़ नहीं है, तो अपना चेहरा लेके यहाँ से कट लो। अपना जाओ जिसू बोलता है शौक़ हो जाएगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छा शौक़ दिलाने वाला हूँ। और ये कहते ही राजकुमार जिन के प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखता है और उसके प्राइवेट पार्ट को इतना तेज कस के पकड़ता है और अपने सिर्फ हाथ को वुल्फ के हाथ में कन्वर्ट कर देता है और उसका प्राइवेट पार्ट निकाल देता है अपने हाथों से ही। जैन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। जैन कहता है तेरी तो, और ये कहते ही अपने वैम्पायर वाला आइस ला देता है, मतलब उसकी आंखें रेड हो जाती है। जाओ जिसु कहता है नफ़रत है मुझे वैम्पायर से, तेरी आंखें मैं इसे ले लूँगा। और ये कहते ही उससे लड़ने लगता है। अभी राजकुमार जिन और अपने जाओ जिसु के बीच में बहुत अच्छी फाइटिंग हो रही होती है। जिन भी कम नहीं था, वो बहुत अच्छा लड़ रहा होता है। बट यू नो ना, जाओ जिसु एक वुल्फ है और वो पागल हो जाता है वैम्पायरों का नाम सुनते ही, और उसके सामने तो उसके माँ का कातिल ही है। जाओ जिसु बहुत ही गंदे तरीके से उसको मार रहा था। उसका प्राइवेट पार्ट तो पहले ही चीर दिया था उसने। अब अपना जिन कहता है तू वुल्फ, तू मेरे से ज़्यादा क्या है? जिन बहुत ही थक गया होता है। जाओ जिसु अपने वेपन को अपने पीठ पे रखता है और कहता है तेरी जान चाहता हूँ। और ये कहते ही अपने वेपन से फाइटिंग करने लगता है। जिन ने ना बहुत अच्छे से लड़ा हुआ होता है और जाओ जिसु का खून निकाल दिया होता है। और खून निकालते ही जाओ अपना जिन हंसता है और कहता है तू तू फेरी का बेटा है ना, जिसको मैंने मारा था? तू वही है ना? और उसके चेहरे पे ये स्माइल देख के जाओ जिसु को और गुस्सा आ रहा होता है। अब जिन और भी अच्छे तरीके से लड़ने लगता है। जिन कह रहा होता है तेरी माँ को मार के मुझे बहुत मज़ा आया था, और उसका खून कितनी तसल्ली दे रहा था मुझे। उसके पंख कितने प्यारे थे, जब मैंने उसके शरीर को नोचा मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना। जाजूसू और गुस्से में फाइटिंग करने लगता है। बट जिन भी एक अच्छा खासा वैम्पायर है और वो बहुत ओल्डर है, मतलब वो वैन केसिंग की तरह स्पेशल वैम्पायर तो नहीं है, बट वो ओल्डर ज़रूर है। जिन कहते हैं तेरे बाप को भी मार के मुझे बहुत मज़ा आया था। क्या कहता था? स्पेशल वुल्फ। छे, ऐसे स्पेशल वुल्फ को तो मैं लाखों मार दूँ। अभी जाजूसू अपने वुल्फ वाले रूप में आ जाता है, और वुल्फ वाले रूप में आते ही जाओ की आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है। अपना जाजूसू कहता है तो मार के बता। और ये कहते ही और भी तेज लड़ने लगता है। उस बंकर से बहुत ही आवाज़ आ रही होती है। वो बंकर नीचे रहता है ना, तो जो ऊपर जो अपनी चीज़ें खड़ी थी वो कह रही होती है ये मेरा बंकर तोड़ देगा कसम से। और ये कहते ही वहाँ से हट जाती है। अपना वैन केसिंग थोड़े दूर में ही था, और जिससे वैन केसिंग के पास ही जाती है। जिससे कहती है मरे हुए की तरह क्यों खड़े हो? वैन केसिंग कहता है कुछ नहीं, मुझे तो बहुत खुशी है कि जाओ जिसको अपना बदला ले पाएगा। जिससे कहती है हाँ, खुशी से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि तुम मातम बना रहे हो, थोड़ा हंस भी लो यार, सुबह से देखी हूँ अजीब सा चेहरा बनाए हुए हो। अपना वैन केसिंग कहता है मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जिससे कहती है हाँ हाँ बहुत ही खुश हो। वैन केसिंग कहता है थैंक यू मदद करने के लिए। जैसे कहती है नो नीड, मैं कुछ भी फ्री में नहीं करती, मेरा मतलब था तभी मैंने तुम्हारी मदद की है। वैन केसिंग जिससे की तरफ देखता है और कहता है मतलब? क्या मतलब था तुम्हारा? अपनी जिससे कहती है कुछ तो मतलब था ही। अपना वैन केसिंग कहता है यही मतलब ना कि मैं जाओ से प्यार करता हूँ, ये वाला। जिससे स्माइल करती है, जिससे कुछ कहने वाली थी, तभी वैन कहता है तुम्हारा ये मतलब पूरा हो गया है, मैं उससे प्यार करता हूँ बट वो मेरे से नहीं करता, तो तुम पीछा छोड़ ही दो इन सब मामलों के।
अपनी चिस्सी कहती है, वो मतलब छोटा है, मेरा एक और मतलब था तुम्हारा मदद करने का, तो टाइम आते ही पता चल जाएगा। जिससे ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। वैन सिंह सोचने लगता है कि जिससे का क्या मतलब हो सकता है। अब हमें अपने जाओ जिसो को दिखाया जाता है, जिसने जिन की एकदम हालत ख़राब कर दी होती है। जिन जमीन पर लेट गया होता है, जाओ जिसो उसके ऊपर पाँव रखा हुआ था। जाओ जिसो कहता है, अब कौन है स्ट्रोंगर, मैं या फिर तुम? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, अपने माँ बाप का बदला तुम में लेके रहूँगा, तुम्हें मारने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। राजकुमार जैन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वो पक्का मरने वाला था, क्योंकि अपने जाओ जिसू का वेपन इस वुल्फ मतलब वैम्पायरों को मारने के लिए है। तो सोच ही लो कि जिन की हालत कितनी ख़राब हो गई होगी। जैन की हालत बहुत ख़राब थी। जैन कहता है, उस जिससे कि मैं जान ले लूँगा, उसने मुझे फंसाया है, उसने मुझे फंसाया है। अपना जाओ जिसू जिनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था और उसके साथ फाइटिंग कर रहा था। अब एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि जिन जमीन पे गिरा था, वो उठने तक का भी लायक नहीं था। जाओ जिसू उसके पाँव पे पाँव रखता और कहता है, उठ, अगर ज़िंदगी चाहता है तो उठ। जिन अभी भी नहीं उठ रहा था तो जाओ जिसू अपने वेपन से जिन के पेट पे मार देता है। जिन के मुंह से खून निकलने लगता है। जिन हंसता है और कहता है, तुम मुझे मार भी दोगे तो अपनी माँ का बदला नहीं ले पाओगे। अपना जाओ जिसू कहता है, क्या मतलब? और ये सीन यहीं पे कट होता है। हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है, जो एक जगह पे बैठा हुआ रहता है। अभी चैंगलिंग को अचानक से जाओ की आवाज़ सुनाई देती है, जो रो के चिल्ला के बोल रही होती है, चैंगलिंग चैंगलिंग। अपना चैंगलिंग एकदम हैरान था। अपना वैन केसिंग भी ये वॉइस सुन लेता है। वो फटाफट चैंगलिंग के पास जाता है, ये बताने के लिए कि जाओ जिसू उसे बुला रहा है। वैन केसिंग जैसे ही चैंगलिंग के पास जाता है, वैसे ही चैंगलिंग वैन केसिंग की आंखों के सामने गायब हो जाता है। मतलब चैंगलिंग ने पहले ही टेलीपोर्ट कर लिया था अपने जाओ के पास। जाओ फटाफट उस बंकर की तरफ भागता है। अपनी जिससे मजे से खून पी रही थी, वो कहीं नहीं भागती है। रूपमती तो इधर उधर देखने लगती है और इसके साथ में वो नई लड़की भी थी। और हाँ गाइस, थोड़ी सी बैकग्राउंड में सॉन्ग की आवाज़ आ रही होगी, उसे इग्नोर कीजिएगा, पड़ोसी बजा रहे हैं और मैं मना तो कर नहीं सकती, पार्टी टाइम है इसलिए। अब ना वैन केसिंग जैसे ही बंकर के अंदर जाता है, देखता है कि जाओ जिसू चैंगलिंग का कपड़ा पकड़ा हुआ है और उसे कह रहा है कि इसको जिंदा करो, इसको जिंदा करो। ओके, जाओ जिसू कह रहा होता है कि राजकुमार जैन को जिंदा करो। जैन मर गया होता है। जैन के चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी मरते समय। जाओ जिसू बहुत ही टूटा हुआ लग रहा था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, इसे जिंदा करो, इसे जिंदा करो। अपना चैंगलिंग कहता है, ये मर चुका है, मैं मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। जाओ जिसू चिल्ला के कहता है, चैंगलिंग इसे जिंदा करो, तुम हीलर हो। अपना चैंगलिंग भी कहता है, मैं हीलर हूँ बट मैं किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। अपना वैन केसिंग ये देख के एकदम हैरान था। वैन केसिंग एक शांत वॉइस में कहता है, क्या चल रहा है ये सब? अपना जाओ जिसू वैन केसिंग की तरफ देखता है और फ्रीज हो जाता है। अपने जाओ जिसू की हालत बहुत ख़राब थी। फ्लैशबैक टाइम। अपने जाओ जिसू जब जिन को मार रहा होता है और जिन ने कहा होता है कि तुम मुझे मार भी दोगे तो भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं होगा, इसके आगे का सीन है। जाओ जिसू कहता है, मेरा बदला तो पूरा होके रहेगा। जिन हंसता है और कहता है, बंदूक को तोड़ने से बंदूक चलाने वाले को सज़ा नहीं मिलती। मैं एक बंदूक हूँ, मुझे चलाया किसी और ने है। और ये कहते ही जिन मुस्कुराता है। अपना जाओ जिसू कहता है, कौन, किसने बोला था तुम्हें मेरी माँ और बाप को मारने के लिए? जिन कहता है, तुम्हें वैम्पायरों से नफरत है ना और तुम्हें वुल्फ से प्यार है, पर कमाल की बात है, तुम्हारे माँ बाप को मारने के लिए एक वुल्फ नहीं खाता मुझसे। ये बात सुन के जाओ जिसू एकदम शांत हो जाता है। अपना जाओ जिसू कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। जिन कहता है, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता और मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा। हाँ, मैं अपने मर्जी से मारने गया था बट मुझे बोला किसी और ने था, मुझे इस काम के पैसे दिए गए थे और तुम्हारी माँ का पंख अभी भी कहीं पे कैद है। वैसे का वैसा, मैंने तो बस उसमें से एक पंख निकाल लिया था, एक छोटा सा टुकड़ा, ताकि मैं दूसरों को बता सकूं। बाकी पूरा पंख तो कहीं और है। तुम्हारी माँ की निशानी किसी वुल्फ के पास है
और उससे वो बहुत ही फ़ायदा उठाता है। अपना जाओ जिसु कहता है, किसके पास है, किसके पास है, बताओ मुझे किसके पास है। और ये कहते ही जिन का कॉलर पकड़ लेता है। जिन हंसता है और कहता है, सॉरी तुम तड़पोगे। जाओ जिसु और कुछ कहता उससे पहले जिन अपने जेब से एक प्योर मेटल का वेपन निकालता और अपने दिल पे स्टैप कर देता है, जिस वजह से वो हाथों हाथ मर गया होता है। जाओ जिसु ये सुन के एकदम हैरान था कि उसकी फैमिली को किसी वुल्फ ने मरवाया है। वो तो हमेशा से वैम्पायरों से नफरत करता था, बट असली गद्दार तो उसके बिरादरी के ही लोग निकले। फ्लैशबैक खत्म होता है। वैन केसिंग जाओ के कंधे पे हाथ रखता है क्योंकि वो उस समय से मूव नहीं कर रहा होता है। वैन केसिंग कहता है, तुम ठीक तो हो ना। जाओ जिसु वैन केसिंग का हाथ झटक देता है और कहता है, दूर हो जाओ मेरे से। और ये कहते ही बंकर से बाहर निकल जाता है। वो बहुत तेज भागने लगता है। अभी जाओ जिसु इतना तेज भाग रहा था कि उसे पता ही नहीं था कि आसपास कौन है। वो गलती से रूपमती से टकरा जाता है। रूपमती तो नीचे गिर जाती है, बट जाओ जिसु वहाँ से चला जाता है, जिससे फटाफट रूपमती के पास आती है और कहती है, तुम ठीक तो हो ना। फिर वो जाओ की तरफ देखती है और कहती है, इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये कहते ही जाने लगती है, बट रूपमती उसे रोक लेती है। रूपमती के पाँव में थोड़ी सी स्वेलिंग आ चुकी थी, जिसे कहती है, तुम उठो मत, मैं तुम्हें उठा दूंगी, जिसे कहती है। बट रूपमती मना कर देती है, बट जिसे उसकी बात नहीं सुनती है और उसे गोद में कैरी कर लेती है और उसे अंदर जाकर लेटा देती है और गर्म कपड़े से उसके पाँव का सेक करने लगती है। अपनी रूपमती तो जिसे को ही देखने लग जाती है, एकदम फ्रीज होके। जिसे तो उसको कुछ ना कुछ कही जा रही थी कि तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम कुछ करती नहीं हो, दिन भर इधर उधर घूमती रहती हो, अपने आप को चोट पहुंचाती रहती हो। और जाओ जिसु उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता और ये कहते ही बोली जा रही थी, बोली जा रही थी, बोली जा रही थी और रूपमती बस उसे देखी जा रही थी। बट सडनली जिसे रूपमती की तरफ देखती है और एकदम फ्रीज हो जाती है। 2 मिनट के लिए उन दोनों की आंखें एक दूसरे को देख ही रही होती है। अपनी जिसे धीरे धीरे रूपमती के लिप्स के क्लोज जाने लगती है। वो बहुत क्लोज चली जाती है, फिर रुकती है और कहती है, मैं तुम्हारा सपना पूरा करके रहूँगी रूपमती, ये मेरा वादा है। अब सब कुछ सही हो जाएगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। और ये कहते ही चली जाती है। रूपमती के दिल की धड़कनें जैसे बढ़ गई होती है। वो अपने दिल पे हाथ रखती है, फिर वो उदास हो जाती है और कहती है खुद से, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी को हर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं ये नहीं चाहती, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। हमें जाओ को दिखाया जाता है जो जंगलों में भाग रहा होता है। उसे जिनकी सारी बातें याद आ रही होती हैं और साथ ही साथ वैन की भी, कि अपना जाओ जिसु वैन पे कितना गुस्सा होता था कि वो एक वैम्पायर है, उससे कितना लड़ता था ये सोच के कि उसकी माँ को एक वैम्पायर ने मारा है। बट वैम्पायर तो एक जरिया था, एक्चुअली में मारा तो वुल्फ नहीं है। जैसे कि कहा जाता है कि तबाही किरमाड़ा मचाने वाला है, पर असली खिलाड़ी तो उसका वैसल है ना, जो किरमाड़ा का शरीर लेगा। किरमाड़ा तो एक बच्चों की तरह है, जिसको जो बोले जाए वो करेगा, पर दिमाग तो किसी और का है ना। वैसे ही जाओ के साथ था, भले ही मारा एक वैम्पायर ने था, पर दिमाग एक वुल्फ का था। जाओ जिसु भागते भागते गिर जाता है, वो खूब रो रहा होता है। तभी वैन उसकी पीठ पे हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो, तुमने तो अपनी माँ के कातिल को मारा है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जाओ जिसु वैन केसिंग को धक्का देता है और कहता है, क्यों क्यों तुम हमेशा मेरा पीछा करते रहते हो, मैं तुम्हें हमेशा हर्ट करता हूँ तो तुम मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो। अपना वैन केसिंग एकदम शांत था। फिर वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ जाओ जिसु। ये सुन के तुम्हें अजीब लगेगा, तुम मेरे से बात भी नहीं करोगे, तुम मुझे मारने की भी कोशिश करोगे क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं अपने दिल की बात कभी नहीं छुपाता, भले ही मुझे मरना क्यों ना पड़े। जाओ जिसु एकदम शांत हो जाता है। जाओ जिसु फिर वैन केसिंग के करीब जाता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसको ऐसे चिल्ला के कहता है, पर क्यों करते हो मेरे से प्यार, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं सारे वैम्पायरों से नफरत करता हूँ। अभी वैन केसिंग जाओ जिसु का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नफरत में भी प्यार दिखता है, तुम्हारा नफरत ही मेरे लिए प्यार है, काफ़ी है मेरे लिए, तुम मेरे से बस नफरत ही करते रहो, मुझे उसमें ही प्यार मिल जाएगा। जाओ जिसु एकदम रोने लगता है, वैन केसिंग को हक कर लेता है और कहता है, आखिर क्यों, आखिर क्यों,
मैं हमेशा से सोचता रहा मेरी माँ को एक वैम्पायर ने मारा है, मैं उसी को लेके चलता रहा, सारे वैम्पायरों से नफरत करता रहा। बट लास्ट में मुझे पता चलता है कि मेरी माँ को तो एक वुल्फ ने मरवाया है। वैन गेजिंग ये सुन के हैरान था, क्योंकि उसे तो पता नहीं था कि उसकी माँ को एक वुल्फ ने मरवाया है, मतलब जाओ की माँ को एक वुल्फ ने मरवाया है। वैन गेजिंग हैरान था, बट वो कुछ बोल नहीं रहा था। जाओ जिसो फिर वैन गेजिंग से अलग होता है और कहता है, मैंने तुमसे नफरत किया, तुमसे बहुत नफरत किया, बट फिर भी तुम मेरे से क्यों प्यार करते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं नफरत करूं या फिर प्यार करूं। मेरी माँ को तुम लोगों ने नहीं मरवाया, तुम लोगों ने नहीं मरवाया, बट मेरे दिल की नफरत कम नहीं हो रही है। जाओ जिसो इतना रो रहा होता है कि वैन को बहुत अजीब लगने लगता है। वैन जाओ को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, तुम मेरे से नफरत करते रहो, प्यार करना ज़रूरी नहीं है, तुम नफरत करते रहो मेरे से, सिर्फ नफरत करो, तुम इतना कंफ्यूज मत हो। और ये कहते ही उसके बाल पे हाथ फेरने लगता है। जाओ जिसो रो रो के कह रहा होता है, मम्मी। वो अपनी माँ को बहुत याद कर रहा होता है। जाओ जिसो अपने पापा से प्यार करता था, बट उसके लिए उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जाओ जिसो रोते रोते ही कहता है, माँ मैं वादा करता हूँ कि मैं जब इस डीमन वर्ल्ड से जाऊँगा तो आपका पंख अपने साथ लेते जाऊँगा। वैन गेजिंग इस बात को भी बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। और अभी हमें अपने जाओ जिसू की मम्मी का पंख दिखाया जाता है, जो एक कांच के शीशे के अंदर बंद था। वो अभी भी ऐसा लग रहा था कि एकदम न्यू है, फैला हुआ बहुत ही अच्छा सा, बट उसके 2-3 पीसेस गायब थे, और मतलब 2-3 पंख के टुकड़े होते हैं ना, वो गायब थे। चलिए अभी के लिए इतना ही। क्या लगता है ये जानने के बाद कि उसकी माँ को वुल्फ ने मरवाया है, वो वैन गेजिंग से प्यार कर पाएगा? क्योंकि बिकॉज अपना जाओ जिसू वैन गेजिंग से कहीं ना कहीं प्यार करता था, बट उसके दिल में हमेशा एक वैम्पायरों के लिए नफरत था, इसलिए वो वैन गेजिंग से दूर रहता था, क्योंकि वैन गेजिंग वैम्पायर है। तो क्या लगता है जानने के बाद अपना जाओ जिसू बदल पाएगा, और अपनी वैन गेजिंग की माँ को आखिरकार मरवाया किसने है? और बहुत कुछ जानना बाकी है किरमाड़ा के वेसल, मतलब अपना जो काउ विनिंग है उसके बारे में भी बहुत कुछ है। धीरे धीरे करके सबके राज खुलने वाले हैं। तो इस एफएफ के साथ बने रहना, और इस एफएफ के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये पार्ट जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए।